तो ऑन एन एवरेज अगर मैं एक अमाउंट बताऊं तो 6 to 7 lakhs पर मंथ मैं अर्न कर लेती हूँ। और यूट्यूब का तो कभी कुछ फिक्स नहीं होता। मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि मेरा नाम पायल धारे और मैं बहुत ही छोटे से विलेज से हूँ, उमरानाला। आप लोगों ने नाम सुना होगा। बेसिकली मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ बहुत सपोर्टिव है। मेरे मम्मी पापा उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है बचपन से लेके अभी तक। जहाँ पर जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं थे, तो मेरे पापा ने ट्राई किया कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में कैसे पढ़ूँ। तो आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम थी। उमरानाला से छिंदवाड़ा ट्रैवल करना पड़ता था हमें डेली फॉर स्कूलिंग। तो एमबीएम स्कूल था, तब सिर्फ एक स्कूल था जिसकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी जो उमरानाला तक अवेलेबल थी। तो मेरे पापा ने हमारा एडमिशन एमबीएम स्कूल में कराया और जब मैं क्लास 2nd में थी तब से मैं डेली अप डाउन करती थी सिर्फ पढ़ाई के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं उस एरिया में रह के कुछ हट के करूँ। क्योंकि वहाँ पर मोस्टली विलेजेस में ऐसा ही होता है कि लड़कियों को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता। आपने क्लास 12 तक पढ़ाई की, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लिया, या 12 तक भी बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम पे तो फिर भी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन हमारे जब मैं इस टाइम मैंने स्कूल स्टार्ट किया था तो स्टडीज़ को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था फॉर गर्ल्स और वुमेन्स। तो जब मैंने डेली यहाँ पे फिर हम लोग ने स्टार्ट किया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारी फैमिली को देख के और गर्ल्स को एडमिशन दिलवाया यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में। और उसके बाद मैंने एमबीएम से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। फिर मैंने क्लास 12 में टॉप किया था यहाँ से। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे रायपुर कॉलेज के लिए अलाउ किया, क्योंकि छिंदवाड़ा में उस टाइम उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं थे। तो रायपुर के किस कॉलेज से आपने स्टडी करी है? रायपुर का जो रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज है बहुत फेमस कॉलेज है, उसका मेन ब्रांच है भिलाई में। तो 2018 में मैं वहाँ पे थी रुंगटा कॉलेज में और अपने नाना नानी के पास रह के मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी। तो 2018 में एक गेम लॉन्च हुई, पबजी, जो गेम जिसने मेरी लाइफ बदल दी। और आज मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो सिर्फ पबजी की वजह से। पबजी को जानते हैं, सबके चेहरे पे स्माइल आ गया। एक्चुअली पबजी एक ऐसा गेम है जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान रहे। हर इंडिया के हर 3rd घर में एक बच्चा या एक टीनेजर या एक कॉलेज स्टूडेंट ऐसा है जो पबजी से वाकिफ है, पबजी जिसने खेल रखा है। तो पबजी ऐसा गेम था कि हम लोग ने मैंने जब स्टार्ट किया था एज अ पैशन, क्योंकि मुझे थोड़ा गेमिंग में इंटरेस्ट था और पहला मोबाइल गेम था जिसमें हम लोग लाइक सोशलाइज हो सकते थे। जैसे हम 4-5 लोग, उसमें एक लॉबी बनता है जिसमें 4 लोग या 2 लोग साथ में खेल सकते हैं। कहने का मतलब एक टीम होता है, गेम खेलने के लिए कहते हैं टीम को गेम। तो हम लोग उसमें एक अच्छा ये था कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो किसी एरिया में भी रहे, चाहे दूसरी कंट्री से भी कोई है, तो आप उनके साथ खेल सकते थे। तो एज अ पैशन फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक में खेलते थे स्कूल में, मतलब कॉलेज में, मेरा कॉलेज था उस टाइम। तो फर्स्ट ईयर था, अब एग्जाम्स कंप्लीट हो गए, हम लोग के मस्ती में खेल रहे हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग को पता चला कि पेड टूर्नामेंट्स होते हैं। अब मैंने बोला पेड टूर्नामेंट्स क्या है भाई, इसमें क्या है, मतलब कुछ पैसे वैसे मिलते हैं शायद। तो हम लोग ने गर्ल्स टीम बनाई कि थोड़ी कुछ फ्रेंड्स थी मेरे साथ, गर्ल्स टीम में हम लोग ने खेलना स्टार्ट किया। अब पेड टूर्नामेंट का प्राइस जब सुना मैं बोली 10,000 एक गेम खेलने से, मतलब ये तो कुछ इज अ ह्यूज अमाउंट हम लोगों के लिए, क्योंकि हम तो पापा मम्मी के पैसों पे खेल रहे हैं भाई। पापा ने फोन दिलाया, पापा ने सब कराया, सब कुछ पापा के हाथ में। तो अब मैं अपना अर्निंग कर सकती हूँ सिर्फ गेम खेल के। मेरे माइंड में घंटे का गेम होता है वो, यदि हम एक गेम खत्म करें स्क्वाड के साथ कितने घंटे? मतलब 25 मिनट्स, आपको 10,000 रुपीज अर्निंग फॉर द 25 मिनट्स। यस, बट उसमें कंपटीशन बहुत हाई होता था, बेस्ट प्लेयर्स विद बेस्ट स्किल्स कह सकते हैं हम लोग। तो कंपटीशन हाई था, बट एक था कि अब पैशन है, खेलते खेलते तो इतना प्रैक्टिस हो गया था कि हम लोग क्वालिफाई कर जाते थे, ऐसे ही टूर्नामेंट भी जीते। उसके बाद एंटिटी गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, बहुत कम लोगों को पता है गेमिंग और ई स्पोर्ट्स के बारे में। ई स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया है पैसा कमाने का जिसमें लाइक बिजनेस से ज्यादा आई गेस अर्निंग जिसमें ई स्पोर्ट्स में। आज के टाइम में आई एम केपेबल कि मैं अपना सारा खर्चा खुद उड़ा सकती हूँ। ई स्पोर्ट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करें, मैं चाहता हूँ कि ताकि ऑडियंस ये समझ पाए कि ई स्पोर्ट्स होता क्या है। जैसे मैं डिजिटल मार्केटर, मुझे पता है कि कैसे ई स्पोर्ट्स काम करता है, बट
ऑडियंस नहीं समझती। सो बेसिकली ई स्पोर्ट्स में क्या होता है, जैसा फॉर एग्जांपल क्रिकेट, मैं आपको क्रिकेट के उससे बताती हूँ। स्पोर्ट्स इज क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब हम स्पोर्ट्स के नजरिए से देखते हैं, जो स्टेडियम में होता है, पब्लिक देखती है, ग्राउंड में खेलते हैं। ई स्पोर्ट्स इज लाइक फॉर एग्जांपल ईमेल एंड ई स्पोर्ट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स जो आप कंप्यूटर पे खेल रहे हैं या फोन पे खेल रहे हैं। तो ई स्पोर्ट्स में जब इंडिया में ई स्पोर्ट्स आया तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि स्पॉन्सर्स मिलने लगे, बड़ी बड़ी कंपनीज, क्योंकि इससे एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा था। लाइक वन प्लस मोबाइल, वन प्लस ने स्पॉन्सर किया बहुत सारे प्लेयर्स को और बहुत सारे स्ट्रीमर्स को, तो इसमें अर्निंग उन लोगों का बहुत होने लगा। प्लस एक एक इवेंट या एक एक टूर्नामेंट जो लैन इवेंट होता है, लैन इवेंट ऐसा होता है कि 4 प्लेयर्स होते हैं और उनके आसपास बहुत सारी पब्लिक होती है जो उनको लाइव देख रही होती है, और वो इवेंट ऑलमोस्ट 50 लाख या कभी कभी तो जो वर्ल्ड लेवल पे होते हैं वो क्रोर्स में होता है, उनका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स मतलब बॉटम लेवल से स्टार्ट करके हम लोग को पता चला कि वर्ल्ड लेवल पे भी ये सब होता है। तो एनटीटी गेमिंग इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने वो ज्वाइन किया था 1 साल पहले, और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है गेमिंग में। ये मेरा लाइक लास्ट 1 जुलाई को मुझे स्ट्रीमिंग करते हुए 1 साल कंप्लीट हो चुका है। 1 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था और आज मुझे 1 मिलियन लोग यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, ऑलमोस्ट 10 लाख सब्सक्राइबर, 10 लाख लोग उसको फॉलो करते हैं उसका सब्सक्राइब चैनल पे, जो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। और इंस्टा बहुत ज़्यादा लोगों को पता है, सोशल मीडिया का यूज़ सभी लोग करते हैं, तो उस पर भी ऑलमोस्ट 4,70,000 अभी मेरी फॉलोइंग है। और इंडिया की पहली गर्ल गेमर हूँ मैं जिसने 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस किए। प्लीज कीप इट अप गाइस, खाली रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आप ऑल ओवर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और इंडिया में आप पहली लड़की हो ऐसी जिसको 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस किया है, जिसके लिए आपको एक रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है। और 1 मिलियन सब्सक्राइबर मैंने 2 दिन पहले ही कंप्लीट किए हैं यहाँ आने से पहले, और फास्टेस्ट ग्रोइंग गर्ल गेमर ऑफ इंडिया का भी मुझे मिला है अवार्ड। तो बेसिकली स्टार्ट कैसे करना चाहिए? सबसे पहले YouTube इज नॉट अबाउट गेमिंग, YouTube सिर्फ गेमिंग नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, हर किसी में कुछ ना कुछ स्किल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल ये लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये लोग भी अपना YouTube स्टार्ट कर सकते हैं। हर एक 10 व्यूज पे आपको 1 रुपए मिलता है। अगर आपके 10 व्यू आ रहे हैं और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको 10 व्यू का 1 रुपए मिलता है। आप में हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ ना कुछ हुनर होता है। जैसे लिपि मेहंदी बनाती है, तो मेहंदी का डिजाइन वो कैसे क्रिएट करती है, वो क्या बनाती है, वो उसके ऊपर भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकती है। कई लोग, जैसे हम लोग डेली सर्च करते हैं, अब कोई नया स्टूडेंट है, वो शिफ्ट हुआ कॉलेज के लिए, पढ़ाई के लिए, उसे खाना बनाना नहीं आता, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? यूट्यूब पे सब्जी कैसे बनाए। तो एक हाउसवाइफ कैसे काम यूट्यूब कैसे स्टार्ट कर सकती है? स्मार्टफोन सभी के पास है, यूज करना सभी को आता है। यूट्यूब पे एक सिंपल जरिया होता है, ऐड वीडियो क्रिएट वीडियो। आपने वीडियो क्रिएट की, आपने उसे अपलोड की, अगर वो वीडियो वायरल हो गई तो आप उस वीडियो से पैसे कमा सकते हैं। अर्निंग स्टार्ट कैसे होती है? सबसे पहला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यूट्यूब से आप अर्न कैसे कर सकते हो। पहला 4000 वॉच आवर्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। 4000 वॉच आवर्स के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो ये लाइव स्ट्रीम से बहुत इजी हो जाता है कि अगर आप लाइव कर रहे हैं तो आपको डेली लोग देखने आते हैं और उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। आज की डेट पे मेरी हर एक लाइव स्ट्रीम पे 500K मतलब 5 लाख अबव व्यूज आते हैं हर एक लाइव स्ट्रीम पे, और रिसेंटली तो अभी मिलियंस में जा रहे हैं व्यूज, तो बहुत खुश हूँ मैं इसके लिए। और यूट्यूब पे गेमिंग के अलावा भी जैसे मैं बता रही हूँ, आप म्यूजिक में कर सकते हैं, आप मेहंदी में बना सकते हैं, आप रंगोली में बना सकते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो टीचर्स के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, क्योंकि टीवी का जमाना जा चुका है, सब लोग आजकल डिजिटल हो चुके हैं, सबके पास फोन है, सबके पास इंटरनेट है। इंटरनेट आप यूज करो, आप बच्चे आजकल डिजिटल पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल बंद 1 घंटा लगेगा, ठीक है, आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है या आप बोल नहीं पा रहे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, आईने के सामने खड़े हो जाओ, आईने के सामने खुद को देख के बोलो। किससे डर लगता है भाई? मैं आज मुझे 10,000 20,000 लोग लाइव देखते हैं डेली, उनके सामने मैं बात करती हूँ, किसी चीज की घबराहट नहीं है। आप अभी इतने सारे लोग बैठे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ,
तो सबसे पहला यूट्यूब में कंटिन्यू करने के लिए आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक बार आ गया, उसके बाद आपको चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप कैसे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, आप उनको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, कि आपका कंटेंट कितना स्ट्रांग है। और अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट बहुत स्ट्रांग है पर आपको रीच नहीं मिल रही है, आपने वीडियो अपलोड कर दिया बट लोग देख नहीं रहे, तो उसके लिए भी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस बने कि वीडियो पे रीच कैसे लाए। लाइक आप टैग्स यूज कर सकते हो, या ट्रेंडिंग कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे आप वीडियोस बना सकते हो, जैसे मीडिया से रिलेटेड हो गया, या अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हो तो आप उससे रिलेटेड भी चीजें सोशल मीडिया पे लाइक इंस्टाग्राम पे अपना चीजें प्रमोट कर सकते हो, और यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू ये सब चीजें आप कर सकते हो। एज अ डिजिटल एक्चुअली मार्केटिंग एक्सपीरियंस मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं पता चली थी, क्योंकि मैं सेकंड में 10 साल से काम कर रहा हूँ। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, वन प्लस के साथ काम किया आपने, पबजी इंडिया के साथ काम किया, ये सब ढूंढने के तरीके क्या है? मतलब एक वो होता है कि मैं अपने रीच बढ़ा लूँ, लोग खुद ही चल के आते हैं क्योंकि आपके पास रीच है, बट जब रीच ही नहीं है, नॉर्मल रीच है, इतनी रीच नहीं है कि कोई बड़ा ब्रांड मेरे साथ आ जाए, किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी आपकी उस टाइम कि आपने ऐसा क्या बोला, उन्हें लगा कि नहीं ये तो पॉसिबल है, इसके साथ काम कर सकते हैं? पहली चीज तो जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा पर्पस अर्निंग नहीं था, क्योंकि मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं था कि मैं इससे इतना ज्यादा अर्न कर सकती हूँ। तो स्टार्ट करने के बाद जैसे जैसे ऑडियंस बिल्ड होने लगी, मैं नेचुरल थी, मैं जैसे खेलती थी ऑफ स्ट्रीम भी वैसे ही ऑन स्ट्रीम भी मैंने स्टार्ट कर दिया, लोगों से बातें की, लोगों से अगर हम लोगों को ऐसा रिस्पॉन्स मिलता था कि आज का दिन खराब गया है, मैम आपने स्ट्रीम कर दी तो अब अच्छा लग रहा है, वी आर रिलैक्स, वी आर लाइक चिल, कि किसी का दिन खराब है, हम लोग वहाँ पे खेलते हैं, टीम में एंजॉय करते हैं, चैट से इंटरेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत उनसे बात करते हैं। तो ये भी एक तरीका है सोशलाइज होने का, कि मुझे वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बहुत सारी ऐसी जगह से लोग मुझे देखते हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं कि मतलब छिंदवाड़ा में तो लोग मुझे उतना जानते नहीं है, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं था मैं यहाँ पर हूँ, और गेमिंग में लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं है और उसके बारे में पता भी नहीं है। पेरेंट्स हमेशा बच्चों को डांटते हैं कि क्यों इतना गेम खेल रहे हो, क्या हो जाएगा गेम खेलने से। ये प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि गेमिंग करियर तो बन सकता है, लेकिन आपको बैकअप रखना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास बैकअप नहीं है और आप ये सोचोगे कि अरे मेरे 12th का पढ़ाई हो गया, मम्मी पापा को बोल दूंगा देखो वो तो गेमर है, मैं भी गेमर बन जाता हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको एक बैकअप रखना जरूरी है। मैंने भी अपनी पढ़ाई साथ साथ में की, और उसी के साथ साथ जब लॉकडाउन हुआ, जब मुझे लगा कि कॉलेज नहीं लग रहे हैं या अभी स्टडीज नहीं है, तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू कैसे इसको बढ़ा सकती हूँ। तो यूट्यूब एक अच्छा ऑप्शन था मेरे पास उस टाइम, और धीरे धीरे फिर मुझे पता चला कि इससे अर्निंग होती है। यूट्यूब में सुपर चैट्स आना शुरू हो गए, लाइक लोग, आप उसमें यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है सुपर चैट करने का। सुपर चैट मतलब आप किसी को पैसे भेज सकते हो अगर आपको कोई स्ट्रीमर पसंद है। तो कहने का मतलब यदि मैं आपका गेम खेल रहा हूँ, लाइक इज अ डोनेशन, हाँ, पर डोनेशन मैं मांग नहीं रहा हूँ, लोग खुद ही दे, खुद देते हैं, चाहे 10 रुपए दे, अपने चाहे 10,000 रुपए दे, कि मेरे को पसंद आ रहा है, ये लो, मुझे अच्छा लगा आपका काम। तो वो डोनेशंस जो सुपर चैट्स आने लगी, उससे मुझे पता चला कि भाई इतना लेवल का अर्निंग हो सकता है इसमें। मतलब स्ट्रीम से तो नहीं था नॉलेज। फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन जब ज्वाइन किया, एंटिटी गेमिंग इंडिया, बहुत मतलब उसमें स्पॉन्सर्स बहुत होते हैं। TSM नाम है, जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर 1 पे टीम सोलोमेट। तो उनका $50 मिलियन का सिर्फ बूट कैंप है, जहाँ पे प्लेयर्स रह के साथ में खेलते हैं। तो ये ट्रेंड अभी इंडिया में स्टार्ट हुआ है कुछ 2 साल में। लास्ट 2 इयर्स में पबजी के काफी टूर्नामेंट्स हुए, लोगों को खूब पता चला इसके बारे में। तो इंडिया में भी ऐसा लाइक एक छत के नीचे 4 गेमर रह के साथ में खेलते हैं, साथ में टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और उसका जो प्राइज मनी होता है, आधा शेयर, मतलब एक परसेंटेज होता है हमेशा, लाइक 80-20 या 70-30 ऐसा परसेंटेज होता है। तो 80% प्लेयर में डिवाइड होता है, और 20% शेयर जो है वो उस कंपनी को जाता है जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया है। अब स्पॉन्सर्स कैसे मिलते हैं? तो अगर आप में स्किल्स है, अब अगर एक प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है गेम, और उसे लग रहा है कि मैं कम्पीट करूंगा किसी के साथ, किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, उसको वो कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, तो उसके बाद वो अप्लाई करेगा, किसी टीम के लिए अप्रोच करेगा, और वो टीम वाले से सिलेक्ट कर लेंगे।
तो वो सबसे पहली चीज़ उसे एक डिवाइस या फिर पीसी जो भी उसका रिक्वायरमेंट होगा, अगर वो पबजी खेलता है या कोई भी मोबाइल गेम खेलता है तो वो कंपनी उसे सबसे पहले एक आईफोन देगी, क्योंकि आईफोन में गेम बहुत स्मूथली रन होता है। और अगर उसको रिक्वायरमेंट है पीसी का, मतलब कंप्यूटर जो होता है, पीसी हम लोग खुद से बिल्ड करते हैं, लाइक उसमें ग्राफिक्स कार्ड, मेमोरी, जो रैम, वो सब हम लोग सेपरेट बिल्ड करते हैं, क्योंकि गेमिंग के लिए थोड़ा हैवी प्रोसेसर ये सब चाहिए। तो वो कंपनी जो है, जो स्पॉन्सर्स है, वो 3-4 लाख के पीसी तक आपको बना के देती है, प्लस आपका खाना रहना सब कुछ वो लोग उठाते हैं। और वहां से जो भी आपको टूर्नामेंट जीत के आपकी अर्निंग होती है, 80% प्लेयर्स के बीच में डिवाइड होता है और 20% कंपनी को जाता है। मैं ऑडियंस से आपसे अनुरोध करूंगा ये चीज कि आप ऑडियंस को बताएं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस टूर्नामेंट की प्राइस क्या होती है। पबजी जो हाईएस्ट टूर्नामेंट आपने किया है सिर्फ उसका बता दीजिए, ताकि लोगों को एक अंदाजा हो जाए। कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि एक आदमी है जिसने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया, 4 बड़े प्लेयर्स उठा लिए जो गेम खेलते हैं और उन लोगों को अपने पास रखा और बोला कि तुम गेम खेलो। अब मैंने इसकी मार्केटिंग शुरू करी कि मेरे पास ये 4 बड़े प्लेयर्स हैं, आप लोग इनका गेम देखना है या इनके थ्रू जाना है, इनके चैनल पे प्रमोट करना है, व्हाटएवर जो भी करना है, इसके लिए आपको जो भी स्पॉन्सरशिप लगेगी, ताकि आने वाले समय में आपका ब्रांड को ये प्रमोट करेंगे, राइट। तो कहने का मतलब 80% जो इनको ड्राइव जा रहा है और 20% वो। तो मैं वो अमाउंट आपको बताने जा रहा हूँ जो पूरा स्पॉन्सर कलेक्ट होता है। तो हाईएस्ट कितना आपने किया अभी तक जो टूर्नामेंट का प्राइस था? अपना तो नहीं, लेकिन जो वर्ल्ड लेवल पे अभी हुआ था रिसेंटली, 40 करोड़ का एक टूर्नामेंट के लिए इन्वेस्टमेंट था। एक प्लेयर को कितना जाता है? फॉर एग्जांपल मान लो कि 80% गया, हाँ। तो यदि इंडिया में आपने जो गेम खेला उसका टूर्नामेंट का प्राइस क्या था हाईएस्ट? हम लोग, मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, ई स्पोर्ट्स प्लेयर और कंटेंट क्रिएटर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर एवरेज मंथ का 3 से 4 लाख रुपए इजीली कमाता है। और अगर उसके पास ब्रांड्स है तो वो अमाउंट 6-7 लाख तक चला जाता है मंथली। और हर मंथ अलग अलग ब्रांड्स आपके पास आती है। जैसे मैंने काम किया है वन प्लस के साथ, मामा अर्थ, आप लोगों को पता होगा, शिल्पा शेट्टी ऐड करती है उनकी, तो बेसिकली कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट। तो अब हम लोगों को लोग लाइव देखते हैं, हम लोग का डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक ऐड कर सकते हैं जिससे आप लोग वो प्रोडक्ट खरीदो, तो हम लोग उसको प्रमोट करते हैं कि आप इन्फ्लुएंसर। तो अगर आप वो लिंक क्लिक करके आपने वो प्रोडक्ट खरीदा और मेरा कोड यूज किया, तो ब्रांड को वो क्लिक्स पे वो लोग चेकआउट करते हैं कि कितने क्लिक्स आए। तो अगर वो लोग मुझसे खुश हो गए कि मैंने उनका एडवर्टाइजमेंट सक्सेसफुल कर दिया, या 1000 क्लिक्स हो गए, 2000 क्लिक्स हो गए, तो मेरा एक ब्रांड का ऑलमोस्ट 3 to 4 लाख कहीं नहीं जा रहा है वो मेरे पास। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब रिटर्न में हम लोग पहले साइन करते हैं कि इतना % शेयर। जैसे मैंने पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसमें मैं डिसाइड कर लूंगी कि आप 70% रखोगे और 30% जो शेयर होगा वो मेरा होगा, जितने क्लिक्स आएंगे उस पे। तो अगर उन लोगों को 5000 अबव क्लिक्स भी मिले तो 30% हर क्लिक का अमाउंट मेरा होगा। बेसिकली नॉट इवन कि हम किसी की वो, बट एक ऑन एन एवरेज एक गेमर यदि YouTube पे 24 घंटे देता है अपना, तो ऑन एन एवरेज वो कितना, ये ब्रांड कोलैबोरेशन के साथ काम करता है, तो ऑन एन एवरेज वो कितना अर्न कर सकता है? ब्रांड तो सबसे पहले रीच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लोग देख रहे हैं, जैसे मुझे डेली 1 मिलियन लोगों ने देखा या 500 के लोगों ने मुझे देखा, तो ब्रांड उससे अट्रैक्ट होता है कि इसका रीच इतना ज्यादा है, इसका एंगेजमेंट इतना ज्यादा है, तो हम लोग का ब्रांड प्रमोट कैसे होगा इसमें। क्योंकि अगर मुझे 5 लाख लोग डेली आके देख रहे हैं तो उससे ब्रांड का फायदा है। अगर मैं उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करती हूँ, या फॉर एग्जांपल हमें रेड बुल स्पॉन्सर है हमारे, तो नाम ले सकते हो। मैं ठीक है, मैं पहले बता देती हूँ कि रेड बुल एनर्जी ड्रिंक है जो एथलीट्स यूज करते हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर यूज करते हैं। तो रेड बुल मोस्टली क्रिकेटर्स या फुटबॉलर्स और रिसेंटली गेमर्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे रेड बुल का बीच बीच में गेम खेलते हुए एक सिप ले लिया, या हम लोग खेलते हुए रेड बुल पी रहे हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग। और लोग फिर देखते हैं वो गेमर रेड बुल पीती है, मैं भी रेड बुल खरीदूंगा। सो दिस इज द वे ऑफ एडवर्टाइजिंग कि ब्रांड कैसे अट्रैक्ट होता है। अगर 5 लाख लोग भी देख रहे हैं तो उसमें से 10,000 ने भी खरीदा तो उनका फायदा तो हो गया। तो वैसे मेरे पास ब्रांड्स आते हैं, हम लोग का मेल आईडी होता है, मेल पे वो लोग पहले अप्रोच करते हैं कि मैम वी वांट टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट, या कुछ कंप्यूटर का प्रोडक्ट हो गया या फोन हो गया। रिसेंटली मैंने वन प्लस के साथ काम किया था अभी, तो वन प्लस में सारे क्रिकेटर्स थे, चहल सर,
KL राहुल, स्मृति मैम और मैं उनके साथ थी कॉम्पिटिटर। तो हम लोगों का एक कंपटीशन ऐसे ही फन टूर्नामेंट हुआ था और स्पॉन्सर्ड बाय OnePlus था वो भी लास्ट 2 मंथ पहले। और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो हम लोगों को स्पॉन्सर करते हैं फॉर प्रमोशन। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं एक अमाउंट बताऊं तो 6 to 7 lakhs पर मंथ मैं अर्न कर लेती हूँ। और यूट्यूब का तो कभी कुछ फिक्स नहीं होता अमाउंट। अब जैसे जैसे मेरा ग्रोथ होते जा रहा है तो अर्निंग प्लस होते जा रही है। प्लस ब्रांड्स भी कभी फिक्स नहीं होते, कभी हमें 10 लाख का एक ब्रांड मिल जाता है, कभी 15 लाख का एक ब्रांड मिल जाता है। पबजी ग्लोबल जो लेवल पे है वो लोग यूएस से मनी ट्रांसफर करते हैं। मेरा जितना भी यूट्यूब पेमेंट आता है सब यूएस डॉलर्स में आता है और HDFC बैंक में मेरा अकाउंट है। तो मुझे छिंदवाड़ा में एक ही बैंक मिला जिसमें फॉरेन मनी जो है वो ट्रांसफर होकर इंडियन रुपीज में मुझे मिल जाता है। थैंक यू सो मच। HDFC करता है सर यहाँ पे छिंदवाड़ा में ये काम फॉरेन करेंसीज को सेटलमेंट अच्छा हो जाता है। एक्चुअली इन लोगों का जो लाइक ट्रांजेक्शन टाइमिंग है वो बहुत शॉर्ट है, एकदम ऐसा नहीं कि सेटलमेंट इजी हो जाता है। हाँ। अच्छा सेटलमेंट ही होगा। वर्ल्ड वाइड ओनली नोन बैंक है HDFC बैंक जिसका पेमेंट। तो मेरा हर महीने 22 को जो US डॉलर्स में पेमेंट आता है वो 26 तक मेरे पास पहुंच जाता है आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और ज्यादा फास्ट है आपका तो। और बहुत ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की मुझे हमेशा लाइक इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इतनी कम एज में इतना एज है पहले आपकी आप मैंने बता सकते हैं? अभी मैं 20 ईयर ओल्ड हूँ और मैंने स्टार्ट किया था जब मैं बिग क्लैप फॉर सिर्फ 20 साल। अभी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ 20 साल, क्योंकि 13 साल में भी मैंने लोगों को वर्ल्ड जीनियस बनते देखा है, तो फिर भी ये 7 साल लेट है। आई थिंक कि एक एज जो ग्रुप होता है, आप 18 के बाद मैच्योर इनफ हो जाते हैं कि आप लोगों से कैसे आपको इंटरेक्ट करना है और कैसे मैच्योरिटी चीजें हैंडल करनी है, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ ही वो सारी चीजें आती है। तो 18 के बाद अगर आप कोई भी चीज, पहला तो जितने भी स्टूडेंट्स अगर कोई देख रहे हैं या कोई बच्चे अगर देख रहे हैं कि जिनको गेमिंग में इंटरेस्ट है कि पायल दीदी खेल के एंटिटी पायल है तो हम भी खेल के बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे भी। और हम लोग स्ट्रीम के लिए क्या क्या करते हैं वो मैं एक जरूर यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोग को देखना है तो। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन अंकल से जरूर करना चाहूंगा। ये सारी चीज आप स्ट्रीमिंग कितना दिन आप एक पूरा 24 घंटे में से कितना टाइम स्पेंड करती हैं इस चीज के लिए, मतलब जहाँ पे आपको लाइव रखना पड़ता है, अपने आप को कंसिस्टेंट रखना पड़ता है ताकि जो चल रहा है वो चलते रहे। मैं जिस जगह से हूँ वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है सबसे पहली चीज, और मुझे स्ट्रीम करने के लिए, लाइव होने के लिए जियो फाइबर कनेक्शन चाहिए या कोई भी फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, क्योंकि हम लोग लाइव होते हैं, कंप्यूटर से लाइव कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए एक अच्छा स्पीड चाहिए। ऑलमोस्ट 100 Mbps मुझे स्पीड लगता ही है, और उसके लिए मैं अपने फैमिली से अलग अकेले रहती हूँ यहाँ छिंदवाड़ा में। पापा का बिजनेस है तो पापा वहाँ उमराला में ही है और मैं छिंदवाड़ा में अकेले रहती हूँ। और मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं डेली 4 से 5 घंटे स्ट्रीमिंग को देती हूँ। प्लस इंडिया का पहला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है लोको स्ट्रीमिंग, जिन्होंने $9 मिलियन का क्राफ्टन से अभी फंडिंग ली है रिसेंटली, 1 हफ्ते पहले। तो वो लोग भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, तो उस प्लेटफॉर्म के लिए भी मुझे स्ट्रीम करनी होती है 2 आवर्स पर डे। तो इसको मिला के कम से कम मेरा दिन का 8 घंटे आप समझ लो कि कंप्यूटर के सामने चला जाता है। और अगर कोई ब्रांड कोलैबोरेशन आ गया, जैसे हमें कुछ एडवर्टाइज करनी है या कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके प्रमोट करना है, तो उसके लिए भी स्क्रिप्ट वगैरह पढ़नी है, प्रमोशन करना है, 1 घंटा उसमें चला जाता है। फिर आपका ऑन एवरेज आप 8 से 9 घंटे तो मैं देती हूँ इसको। हाँ, एक 8 घंटे मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जॉब एक प्राइवेट कंपनी वाला भी बताता है, बट देयर इज अ डिफरेंस कि आप जब टेक्नोलॉजी के साथ चलते हो ना तो आप वो 8 घंटे में बहुत कुछ कर जाते हैं। और वही चीज आप एक गवर्नमेंट, यदि आप जहाँ एटलीस्ट मैं सब मानता हूँ एज ए एंटरप्रेन्योर, आपके पास एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन में सिर्फ इतना ही फर्क होता है। एक बिजनेसमैन जब भी बिजनेस करता है तो एक लिमिट बाद में रुक जाता है, फिर मैं इतना ही चाहूंगा, यदि इतना हुआ तो फिर नहीं बढ़ूंगा आगे। पर एक एंटरप्रेन्योर ना अपनी बियॉन्ड बाउंड्रीज जाता है कि जब मैं जीरो हूँ ना तब भी मैं खेलूंगा मार्केट में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहने का मतलब मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ ऐसा एंटरप्रेन्योर बनो, बिजनेसमैन नहीं बनना। बेसिकली यूट्यूब स्ट्रीमिंग
गेम प्ले के लिए नहीं देखते लोग, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं कि आप ऑडियंस को हंसा रहे हो। अगर कोई सैड है या कुछ किसी मतलब कोई चीज से परेशान है, आप YouTube खोल के लाइव स्ट्रीम पे, और मोस्टली अभी के टाइम पे लाइव स्ट्रीमिंग इतना फेमस इसीलिए हुआ है क्योंकि लॉकडाउन में लोग घर में फ्री थे, लोगों के पास ज्यादा काम नहीं था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो बहुत सारे यंग जनरेशन जो है वो YouTube की तरफ अट्रैक्टेड है। किसी कोई कोरोना से परेशान था, कोई कोरोना का फायदा उठा रहा था। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। So, आप घर में बैठ के, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ नहीं, मैं अपने घर पे रहती हूँ, घर पे बैठ के सब काम करती हूँ, एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। जो मैंने सपना देखा था मैं आज वो लाइफ खुद जी रही हूँ, खुद के पैरों पर खड़े का विजन, और क्या चाहिए। और जैसे इसका नाम ही है डिजिटल मार्केटिंग, ये प्रोग्राम ही डिजिटल मार्केटिंग है। सारी ब्रांड्स जो है डिजिटली अपने आप को प्रमोट करना चाहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने पोस्टर लगे, स्पॉन्सर्ड बाय दिस एंड दिस एंड दिस, ये इट्स अ काइंड ऑफ प्रमोशन। तो डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटली लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। हम लोग पहले ऑनलाइन शॉपिंग किसी को नहीं पता थी, आजकल 7th 8th पढ़ा हुआ बच्चा भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। Amazon पे आपने अपना एड्रेस डाला, कार्ड डिटेल्स डाली और आपके घर पे चीजें आ गई। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? डिजिटली, क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन है, आपको नॉलेज है कि हम कैसे परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। और Amazon से एफिलिएट प्रोग्राम होता है जिससे आप हर एक परचेज पे कमा सकते हो। और ये यूट्यूबर्स को ज्यादा नॉलेज होगा क्योंकि हम यूट्यूब पे ये सब काम करते हैं। एक क्वेश्चन मैं अंकल से लेना चाहूंगा। हाँ, प्लीज ये माइक अंकल तक पहुंचाएं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम एटलीस्ट ये समझेंगे कि एक पेरेंट, एज अ पेरेंट, हाँ अंकल प्लीज स्टेज पे आ जाए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। अंकल एक ही क्वेश्चन है मेरा आपसे। बेसिकली हम जिस इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, और अल्टीमेटली यदि आपने ओपरा नाला में पढ़े बड़े आपने नौकरी किया, चीज़ों को देखा है, इंडियन सोसाइटी इतना परमिट नहीं करता है हमें, सोसाइटी पे तो बाद में जाएंगे, बट हमें परमिट नहीं करता है कि हम इस तरीके की गेम आए, बट इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो आज वुमेन एम्पावरमेंट को आपने, वो ऐसा क्या था जो आपको लगा कि इसको पुश करना चाहिए? बस एक छोटी सी बात जो आपको समझ आई हो कि नहीं, इसे पुश करना चाहिए। बचपन से मैं देखता था इसमें कि टैलेंट बहुत है। ये जब क्लास 5 में थी तो स्कूल के जो फंक्शन होते हैं उसमें एंकरिंग करती थी, और उसके बाद कॉलेज में जब पढ़ती थी वहाँ पे भी, कॉलेज में भी एंकरिंग करती थी, और कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही क्लास को पढ़ाती थी। और उसके बाद जब घर पे आई तो ये मेरे बोलने लगी, पापा मेरे को एक चैनल बनाना, आप जियो फाइबर कनेक्शन यहाँ नहीं है, छिंदवाड़ा में है, तो वहाँ आप रूम लेके मेरे को। तो मैं बोला बेटा अकेले कैसे रहोगे? तो बोले आप रहना या मम्मी रहेगी। तो उसको मैं सपोर्ट बहुत किया, और जो फ्रेंड लोग हैं मेरे अपने काफ़ी छिंदवाड़ा से जुड़ा ही हूँ, और मैं भी फॉरेन लिकर कंपनी में केमिस्ट था मैं भिलाई में, और उसके नाना नानी वही थे, तो पढ़ाई भी उसकी वहाँ हो गई और गाइडेंस भी मिल गया उसको वहाँ से, कॉलेज से। और इसको इसका गेमिंग का बहुत शौक था बचपन से, तो पहले से ही ये घर में खेलते रहते, मैं इसको डांटता था बेटा पढ़ाई करो, ये काम बाद में करना। तो ये बोले पापा एक चांस दो मेरे को। तो बोला चलो ठीक है, अब बेटे तो आएगी मेरे, तो यही बड़ा था बेटा, मैं चलो तुमको जो इंटरेस्ट है वो करो, लेकिन कभी नर्वस नहीं होना और दिल लगा के काम करो, जो भी काम करो। क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, वॉलीबॉल प्लेयर था मैं। अच्छा। तो जिस फील्ड में भी आप जाओ तो उसको दिल लगा के करो, यानी यहाँ लॉस किसी चीज में भी नहीं है। आप कोई भी काम करोगे उसमें अर्निंग तो होगी, क्योंकि मैं सर्विस भी करके देखा, कपड़े का बिजनेस भी किया, अभी किराना का कर रहा हूँ, तो भी बड़े बिया वगैरह कपड़े का है। तो उस समय मैं हिंदुस्तान लीवर का सब डीलर भी रहा हूँ मोगड़ ब्लॉक का। उस समय मैं देखा कि 3% में जब अपन इतना कर सकते हैं, तो इस लाइन में पैसा तो है, इसको मैं इंडस्ट्री बड़ी होती है। हाँ डे बाय डे जी। और आज का जो समय है ये इसी का है, डिजिटल इंडिया। तो उसमें मेरे को लगा कि ये नाम रोशन करेंगे, इसको बोलना बहुत अच्छा आता है, और और इंग्लिश बहुत अच्छी है इसकी। ये मेरे को गाइडेंस करती थी कई बार दुकान में, पापा ऐसा करो ऐसा करो, तो मैं बोला आप इस फील्ड में करो। और इनका सीनियर है घातक गेमिंग वाला, उनने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने भी सब सपोर्ट किए।
तो मेरे को टेंशन ही नहीं हुआ। अभी भी जहाँ रहती तो मकान मालकिन भी इनको खाना वाना बढ़िया कराती, तो घर जैसे ही है ना। थैंक यू। मैं हर एज ए हमारी लाइव ऑडियंस जो देख रही है, और मैं सबसे कहना चाहूँगा प्लीज बी अ पेरेंट लाइक दिस। जहाँ पे आप नई टेक्नोलॉजी के बच्चों को सपोर्ट करेंगे वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप कंटिन्यूसली ग्रो करोगे। बस आपको सिर्फ ये समझना है कि जो वो कर रहा है उसे करने दें, कुछ ना कुछ निकल के जरूर आए। बच्चे का इंटरेस्ट देखें किस ओर है इसका, अगर अच्छा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, काम कोई बुरा नहीं होता। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू पायल फॉर द टाइम। थैंक यू पायल। लास्ट में मैं पापा को एक बार थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि कभी ऐसा मुझे इवेंट या कुछ छिंदवाड़ा में तो नहीं मिला कि जिसमें मेरे पेरेंट्स सामने बैठे हो और मुझे बोलने का मौका मिला उनके सामने। तो थैंक यू सो मच पापा, आपने मुझ पर भरोसा किया और आज जो भी जिस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ और उन्होंने मुझ पर बिलीव किया। तो लाइफ टाइम इसके लिए शुक्रगुजार रहूंगी हमेशा। और थैंक यू सो मच वैभव सर मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और यहाँ पे मेरे टीचर सामने बैठे हुए जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मैंने अभी नोटिस किया। हमारे टीचर, मैंने फिजिक्स इन्हीं से पढ़ी। सबसे सर ने मुझे बचपन से देखा है, हमेशा एमबीएम में स्टूडेंट थी। तो सर यस, ये बच्ची को मैंने बचपन से मतलब 7-8 से मैंने इसको मतलब देखा हूँ। मैं तो 9, 10, 11, 12 पढ़ाता था, मैं ऐसी चीज़ें मंदिर में थी। बहुत टैलेंट है बच्ची और कई बार ऐसी चीज़ करती थी कि जैसे अब अपन को अपने टेस्ट आ रहे हैं, पढ़ाई करो, पर उसका जो ध्यान रहता था डांस या फिर ये माइक संचालन वगैरह इसी में ज़्यादा ध्यान रहता और था उसका इंटरेस्ट, और भगवान ने उसका साथ दिया, पेरेंट्स ने साथ दिया। लेकिन मैंने पढ़ाई से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग देख रहे हो तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, गेमिंग चूज करो। अगर आप लोग में टैलेंट है बिल्कुल गेमिंग चूज करो, या यूट्यूब को एज अ करियर ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, चूज कर सकते हो। लेकिन हमेशा एक बैकअप रखना और स्टडी कभी मत छोड़ना, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर इतने देर तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू। मत करो उसको, अभी बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है, मत करो। अब मैं बुलाना चाहूंगा लिपिका राय को हमारे बीच, जो कि प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 है हमारे इस स्टार्टअप बिजनेस समिट की। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और हमारे आखिरी एंटरप्रेन्योर प्रीतेश देसाई को मैं बुलाना चाहूंगा, जो कि स्टार्टअप अचीवर ऑफ द ईयर है इस बिजनेस समिट 2021 के। थैंक यू फॉर ऑल चीफ गेस्ट ऑन द सिटिंग ऑन द। अब मैं आप सभी के सामने लास्ट बार उस टीम को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जिस इस कार्यक्रम को जिन्होंने पूरी तरीके से सफल बनाया। जिस सुन सारे नाम मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा, उज्जवल कावले, यश जैन, मिस्टर राज वर्मा, मिस्टर यश सराठे, सारे दिस इज आवर कोर टीम, जो कि जिन्होंने इस स्टार्टअप बिजनेस मीट में पूरी जी जान से सहायता की है आगे बढ़ाने के लिए। मैं वन बाय वन आराम से इंट्रोड्यूस करता हूँ। दिस इज यश सर, इसका यश सराठे है। ये यहाँ पे छिंदवाड़ा आर्टिस्ट का पेज चलाता है इंस्टाग्राम पे, जिसपे 6,500 फॉलोअर्स हैं, ऑलमोस्ट रीच 7,000 फॉलोअर्स की है। जहाँ पे ये पेज सिर्फ छिंदवाड़ा के सारे आर्टिस्टों को एनकरेज करने के लिए बनाया गया। इसके पेज पे सारे आर्टिस्ट आपको मिल जाएंगे, चाहे आप जो भी आर्टिस्ट चाहिए, सिंगर चाहिए, डांसर चाहिए, म्यूजिशियन चाहिए, वो सारे चाहिए। इस पेज को रिप्रेजेंट यश सराठे करते हैं। उज्जवल कावले जो स्प्राउट्स डिजिटल यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके संस्थापक हैं, फाउंडर हैं यहाँ पे, जो ऑलमोस्ट छिंदवाड़ा के 20+ क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो आरोग्य हो, चाहे वो मोहित चश्मालय हो, कौटिल्य एकेडमी हो, पाने नर्सिंग होम हो, ये सारे के सारे इनके हैप्पी कस्टमर्स हैं, जो कि करेंटली इन सारे कस्टमर्स के साथ ये काम कर रहे हैं। शहर के 20 बड़े रेनाउंड और कंटिन्यूसली लिस्ट जारी होती जा रही है। ये को फाउंडर यश जैन सेम उन्हीं के साथ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो कि प्री ग्रेजुएट के प्रीमियम पार्टनर्स भी हैं।
मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा राज वर्मा जी को, जिनके फेसबुक पेज ये ऑपरेट करते हैं, जिनका नाम छिंदवाड़ा सिटी है, जिसपे 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं छिंदवाड़ा के ही। इंस्टाग्राम पेज जिसपे 50,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मैं बुलाना चाहूँगा, मैं आखिरी में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मुशर्रफ अहमद को, जो कि हमारे यहाँ प्रस्ताव डिजिटल में कैंपस प्लेसमेंट, हमारे इंस्टीट्यूट का पहला कैंपस प्लेसमेंट है, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट से पास आउट है, और ये पहला कैंपस प्लेसमेंट स्पाउट डिजिटल में हुआ है, जो ये स्पाउट डिजिटल के साथ मिलकर काम कर रहा है। दिस इज आवर कोर टीम। यस, मैं रिस्पेक्ट मैं सारे एंटरप्रेन्योर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टेज ज्वाइन करें। प्रियंका, यू कैन आल्सो ज्वाइन द स्टेज। Keep sound on those. This is the time for your glory. मैं सभी से कि this is a proud moment for all of the entrepreneurs